था जहाँ जिंदगी सादगी से चलती थी। उसी गांव के एक कोने में रहता था एक गरीब परिवार, रमा, उसका पति मोहन और उनकी छोटी सी बेटी गुड़िया। रमा दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन मोहन का हाल बिल्कुल उल्टा था। वह सुबह उठता, नहाता धोता और सीधा गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे गांव के एक आदमी ने मोहन से पूछ ही लिया, अरे मोहन भाई, तुम तो दिन भर यहीं आराम करते रहते हो, न खेत न मजदूरी, फिर घर कैसे चलता है? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे पास एक जिन है। गांव वाला चौंक गया। क्या? सच में जिन? अरे नहीं रे, जिन मतलब मेरी पत्नी रमा। वो किसी जिन से कम है क्या? घर, बच्ची, कमाई सब वही संभालती, तभी तो मैं आराम कर पाता हूँ। भाई तुम्हारे तो मजे हैं, हमारे नसीब में तो बस काम ही काम लिखा है। उधर रमा हर सुबह तड़के उठकर अपना पनीर खिचड़ी का ठेला सजाती थी। उसकी खिचड़ी स्वाद में लाजवाब और दाम में सस्ती थी, फिर भी ग्राहक गिने चुने ही आते। एक दिन एक ग्राहक ने खाते खाते पूछा, रमा, एक बात बताओ, इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाती हो, फिर भी तुम्हारे ठेले पर भीड़ क्यों नहीं लगती? क्या पता जी, मैं तो दिल से बनाती हूँ, सस्ती भी रखती हूँ, फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। तभी वहाँ गांव का सेठ आ गया। भारी आवाज में बोला, ओ रमा, तुम्हारे पति ने पिछले हफ्ते 3,000 रुपए लिए थे, कब लौटाओगी? सेठ जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, थोड़ा समय दीजिए, मैं लौटा दूंगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना, नहीं तो ठेला हड़प लूंगा तेरा। शाम को रमा ठेला समेट रही थी कि तभी एक साधु आकर रुका। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? साधु जी, पनीर खिचड़ी है। बैठिए, अभी देती हूँ। साधु एक तरफ बैठकर चुपचाप खिचड़ी खा गया और बिना कुछ कहे चला गया। घर जाते समय रमा की नजर जमीन पर पड़ी। वहीं जहाँ साधु बैठा था, कुछ चमक रहा था। अरे, ये तो चमकता हुआ बर्तन है, लगता है साधु जी भूल गए हैं। वह उस बर्तन को लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसे क्या पता था कि यही चमकता बर्तन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह रमा जल्दी उठी। रोज की तरह उसने ठेले के लिए तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां उसने रात को चमकता बर्तन रखा था, वह ठिठक गई। अरे, बर्तन कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था, कहीं गिर तो नहीं गया? वह पूरे घर में ढूंढने लगी, कोने कोने, अलमारी, चूल्हे के पास, लेकिन बर्तन कहीं नहीं मिला। हे भगवान, वो कहाँ चला गया? तभी अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके सामने एक बहुत बड़ा डरावना सा जिन प्रकट हो गया। रमा डर गई। कौन हो तुम? डरो मत रमा, मैं एक जिन हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मेरी इच्छाएं? हाँ, एक इच्छा तो मैंने कल रात ही पूरी कर दी, अब तुम्हारे पास 2 इच्छाएं बची हैं। पर मैं क्या मांगू? अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, आज पूरा दिन सोचो फिर बताना। यह कहकर वह फिर से उसी चमकते बर्तन में समा गया। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। रमा कुछ देर वहीं खड़ी रही। क्या ये सपना था या सच? उलझे मन से वह ठेला लगाने निकल पड़ी। ठेले पर पहुंची ही थी कि वहीं कल वाला साधु आ गया। बेटी, अब तक तो तुम जिनसे मिल चुकी होगी। रमा ने धीरे से सिर हिला दिया। ध्यान रखना, इस बात का किसी को पता न चले, नहीं तो जिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। साधु चला गया, लेकिन तभी माहौल बदल गया। गांव के मुखिया जी आए, उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। रमा घबरा गई। मुखिया जी बोले, रमा, आज से तुम यहाँ ठेला नहीं लगाओगी, यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। पर मुखिया जी, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? हमें ऊपर से आदेश है, जगह खाली करनी होगी। रमा चुप हो गई। तभी उसे याद आया, मेरे पास तो जिन है, मुझे किसी की चिंता नहीं।
वह जल्दी जल्दी ठेला समेटकर घर की ओर भागी, लेकिन घर के बाहर ही मोहन खड़ा मिला। अरे रमा, कल जो चमकदार बर्तन तुम लाई थी ना, मैंने उसे कबाड़ में बेच दिया। पूरे 100 रुपए मिले। रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आपने वो बर्तन बेच दिया? अरे उसमें ऐसा क्या था? बेकार का था, किसी काम का भी नहीं था। आप नहीं जानते, वही बर्तन हमारी जिंदगी बदल सकता था। उस पल रमा पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके हाथ में न जिन था न ठेला, सिर्फ अंधेरा। रमा, आखिर उस बर्तन में ऐसा क्या था कि तुम इतनी परेशान? रमा कुछ कहने ही वाली थी कि उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत बात बदल दी। वो बर्तन सोने का था। अगर पहचान कर बेचते तो बहुत मुनाफा होता। क्या सच में? रुको, मैं अभी कबाड़ी से वापस ले आता हूँ। वह दौड़ता हुआ गांव की उस जगह पहुंचा जहां उसने बर्तन बेचा था, पर वहां अब कुछ भी नहीं था, न कबाड़ी न उसकी गाड़ी। मोहन ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ जो कबाड़ी खड़ा था वो कहाँ गया? अभी अभी चला गया, आज तो जल्दी निकल गया। मोहन मायूस होकर घर लौट आया। रमा ने उसे समझाया। जाने दीजिए मोहन जी, वो हमारे नसीब में ही नहीं था। यह कहकर वह चूल्हे पर खाना बनाने बैठ गई। थोड़ी देर में पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। रमा अचानक सोच में पड़ गई। जिन ने कहा था कि एक इच्छा तो उसने पूरी कर दी है, लेकिन कौन सी? तभी मोहन रसोई में आया। रमा, आज क्या बना रही हो? ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। वही रोज की पनीर खिचड़ी। चलो एक प्लेट दे दो, मैं देखता हूँ खा के। जैसे ही मोहन ने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे रमा, ये कैसी खिचड़ी है? मुंह में जाते ही स्वाद फूट पड़ा। रमा हैरान थी। उसने खुद एक निवाला चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। समझ गई, यही जिनकी पूरी की हुई इच्छा है। अगर लोग ये खाए ना तो पागल हो जाएंगे। पर अब इसका क्या फायदा? कल से हम ठेला ही नहीं लगा सकते। क्या? क्यों? रमा ने सारी बात बता दी, मुखिया, पुलिस और ठेले की मनाही। अब सवाल यही था, क्या रमा फिर से अपना ठेला लगा पाएगी या ये स्वाद भी यहीं खत्म हो जाएगा? अगली सुबह रमा और मोहन सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचे। रमा हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी, अगर हो सके तो हमें कोई दूसरी जगह दे दीजिए जहां हम अपना ठेला लगा सकें। जी मुखिया जी, हमारा पूरा घर उसी ठेले से चलता है। अगर वो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी मेरी भी मजबूरी है। वो जगह बिक चुकी है और गांव में फिलहाल कोई दूसरी खाली जगह नहीं है। दोनों निराश होकर मुखिया जी के घर से बाहर निकल आए। तभी पीछे से वही साधु उनके पास आए। अरे बेटी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? रमा ने सारी बात बता दी। ठेला, जिनका खो जाना, सब कुछ। यह सुनकर मोहन हैरान रह गया। रमा, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साधु ने बीच में टोका। अब देर हो चुकी है बेटा, पति को बता दिया, इसलिए वो जिन अब लौट कर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करें बाबा जी? हमारे पास कोई और काम भी नहीं है। साधु कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मेरे साथ चलो, शायद एक रास्ता अभी भी बचा है। तीनों जंगल की ओर चल पड़े। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। मोहन घबराकर बोला, बाबा जी, ये हम कहाँ आ गए? ये कोई साधारण गुफा नहीं है, यहाँ कई जिन रहते हैं। तीनों जैसे ही अंदर गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर चमकते हुए बर्तन। मोहन उत्साह में बोला, इतने सारे, इनमें से एक ले चलते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं बेटा, जिन तभी बाहर आते हैं जब वे खुद आना चाहें। जबरदस्ती कुछ लेने से कुछ नहीं होगा। तो फिर उपाय क्या है बाबा जी? कुछ जिन ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों का खाना बहुत पसंद होता है। अगर तुम अपनी पनीर खिचड़ी यहाँ लाओ और उसकी खुशबू से कोई जिन बाहर आ गया, तो वो तुम्हारी केवल एक इच्छा पूरी कर सकता है। यह सुनते ही रमा और मोहन के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। ठीक है, हम कल ही खिचड़ी लेकर आएंगे। बस एक ही इच्छा मांग पाओगी, सोच समझकर मांगना।
धन्यवाद बाबा जी। आपने हमारी बहुत सहायता की। उस रात घर लौटते हुए रमा और मोहन के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। कल का दिन उनकी किस्मत बदल सकता था। अगली सुबह रमा बहुत जल्दी उठ गई। उसने पनीर की खिचड़ी बनाई। वह मन ही मन बोली, आज जो होगा इसी खिचड़ी से होगा। खिचड़ी तैयार कर वह उसे लेकर दोनों उसी रहस्यमयी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। गुफा के पास पहुंचकर मोहन ने रमा को रोक लिया। रमा, एक बात बताओ, अगर कोई जिन बाहर निकला तो तुम उससे कौन सी एक इच्छा मांगोगी? मोहन जी, ये आपको तभी पता चलेगा जब जिन सामने आएगा। अभी चलिए, कहीं खिचड़ी ठंडी न हो जाए। दोनों गुफा के अंदर गए। रमा ने एक प्लेट में खिचड़ी परोसी और उसे जमीन पर रख दिया। थोड़ी ही देर में पूरी गुफा में खिचड़ी की खुशबू फैल गई। दोनों सांस रोके इंतजार करने लगे। समय बीतता गया। 1 पल, 2 पल, कई मिनट। मोहन जी, लगता है किसी जिन को हमारी खिचड़ी पसंद नहीं आई। अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद कोई आ ही जाए। तभी अचानक पूरी गुफा में तेज रोशनी फैल गई और एक बड़ा सा जिन प्रकट हुआ। रमा और मोहन की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, कैसी स्वादिष्ट खुशबू है। अभी खाए बिना रहा नहीं जाएगा। रमा हिम्मत जुटाकर बोली, जिन जी, ये खिचड़ी आपके लिए ही है। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से एक इच्छा मांगो जिसे मैं पूरा कर सकूं। फिर मुझे खाने दो। रमा ने गहरी सांस ली। पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने गरीबी, कर्ज, सेठ की धमकी और ठेला छिनने का डर घूम गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, जिन जी, हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारा परिवार हमेशा सुखी और संतुष्ट रहे। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब जाओ, मुझे खिचड़ी खाने दो। रमा और मोहन बाहर आ गए। अंदर से खिचड़ी खाने की आवाजें आने लगीं। रमा, तुमने ये क्या मांग लिया? पैसे, हीरे, गाड़ी, बंगला सब मांग सकती थी। हम अमीर बन जाते। मोहन जी, अमीर होना ही जीवन का मकसद नहीं होता। अगर मन खुश है और घर में शांति है तो वही असली दौलत है। 2 दिन बीत गए, लेकिन रमा और मोहन की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कहीं वो जिन और गुफा सब झूठ तो नहीं था? वह सोचते सोचते गांव की चौपाल पर जा बैठा। तभी गांव का एक अमीर आदमी आकर पास बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मोहन ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम तो गांव के सबसे अमीर आदमी हो, फिर भी इतने उदास क्यों? अमीर होने से क्या होता है? घर में रोज पत्नी और माँ के झगड़े चलते हैं। घर में शांति नहीं है। इतने पैसों का क्या फायदा जब अपने ही खुश ना हो। यह सुनते ही मोहन को रमा की मांगी हुई इच्छा याद आ गई, सुख और संतोष। मोहन तुरंत घर लौटा और रमा से बोला, रमा, तुम सही कहती थी, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। इंसान कम में भी खुश रह सकता है। रमा मुस्कुराई। तभी बाहर से आवाज आई, अरे रमा, घर पर हो क्या? दोनों बाहर आए तो देखा मुखिया जी और गांव का एक आदमी खड़े थे। क्या हुआ मुखिया जी? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जिस जगह पर तुम ठेला लगाती थी वहां अब बिल्डिंग नहीं बनेगी। तुम फिर से वहीं ठेला लगा सकती हो। यह सुनते ही रमा और मोहन की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अगले दिन रमा पूरी तैयारी के साथ ठेला लगाने निकली। तभी मोहन बोला, रमा, अब मैं भी तुम्हारे साथ ठेले पे काम करूंगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। सच? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से दोनों ने साथ काम शुरू किया। रमा की खिचड़ी का स्वाद और मोहन की मेहनत ठेले पर भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे कर्ज चुक गया। घर में शांति आ गई। तब रमा समझ गई जिनका वरदान काम कर रहा था, क्योंकि सच्चा सुख पैसे से नहीं बल्कि साथ, मेहनत और संतोष से आता है। इसी तरह एक जिन के वरदान से रमा और मोहन का परिवार खुशी से रहने लगा और कहानी का अंत यहीं होता है। मिलते हैं एक